बातें करते हुए ऋषभ कहीं खो सा गया था। उसे खोया देख विक्रम उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए बोला, अबे यार, यहाँ बात अभिनव की हो रही है, तू कहाँ अपना पुराण लेकर बैठ गया? चुप कर। वैसे अगर वह सच में इतना प्यार करता है तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल होगा, और ऊपर से आज ही उसे पता चला कि उसका बेटा है। बंदे पर क्या बीत रही होगी? समझ नहीं आता यार, तुम लोगों की लव स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऋषभ उसे देखने लगा तो शिवाय बोला, हाँ मैं सही कह रहा हूँ। अभिनव श्वेता इस तरह से उलझे हुए हैं। और तुझे पता है, आज जब शिवाय स्वाति से बात कर रहा था ना, तब मैंने उसे गौर किया था। उसकी आंखों में मैंने स्वाति के लिए कुछ एहसास देखे थे। आई थिंक वो स्वाति से प्यार करता है, विक्रम ने कहा। पर ऋषभ ने उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके एक्सप्रेशन लेस चेहरे को देख विक्रम ने सड़ा सा मुंह बना लिया। पर फिर उसे एक और बात याद आई और वह बोला, वैसे प्यार से याद आया, अपना रोहित भी तो रूही से प्यार करता है ना? ऋषभ ने एक नजर उसे देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। तो विक्रम मुंह बनाते हुए बोला, अरे यार, तेरा भाई है, चल तुझे दोस्त की परवाह नहीं तो कम से कम भाई के प्यार की तो परवाह कर। अरे मैं तो रूही को देखकर ही शॉक हो गया था। मतलब बचपन में कितनी क्यूट थी और मोटी थी, पर अभी क्या दिखती है। बट माय गॉड, क्या हालत की थी उसने उन गुंडों की। वैसे सही है ऋषभ, तू सुन भी रहा है मेरी बात? अपने भाई के लिए कुछ करेगा नहीं? विक्रम ने ऋषभ के कंधे का हिलाते हुए कहा। तो ऋषभ चिढ़कर बोला, बच्चे नहीं है वह वो लोग जो मैं उन लोगों की लव स्टोरी बनाऊं? अपने प्यार के साथ कैसे डील करना है आता है उन लोगों को। और तू क्या यहाँ पर आंटियों की तरह मेरे साथ गॉसिप करने आया है दूसरों के लाइफ की? अगर हाँ तो मैं यह लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुझे, चला जा चुपचाप से यहाँ से, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। हाँ हाँ, गुस्से का दूसरा नाम ही तो ऋषभ शेरगिल है। लेकिन सच में यार, अगर सारी लड़कियां मान जाए तो सभी लड़कों को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। मेरी प्रीति सबसे अच्छी है, उसने मुझे बिल्कुल इंतजार नहीं करवाया था, जल्द से मुझे हाँ कर दिया था। हाँ, बिल्कुल इंतजार नहीं कराया था। हर रात आई लव यू के आंसर में खामोशी जो मिलती थी, वह तो उसका इजहार था ना? ऋषभ आंखें बंद किया बोला। तो विक्रम ने मुंह बनाकर कहा, हाँ, वह उसकी खामोशी वाला ही इजहार था, और वैसे भी वह मुझे तब से ही प्यार करती थी। बस कन्फेशन वह मेरी सामने रहकर देना चाहती थी, फोन पर नहीं। फिर प्रीति को याद कर वह मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ये कितनी प्यारी है मेरी प्रीति। न जाने कब हम लोगों की शादी होगी, कब वह मेरी बाहों में सोएगी और मुझे किसी और के पास सोना नहीं पड़ेगा। कब यह सारी मुसीबतें खत्म होगी और मेरी शादी का दिन आएगा। इसकी तो शादी भी हो गई, सुहागरात भी मना लिया इसने, पर मेरी तो सगाई भी नहीं हुई, एक किस तक नहीं किया मैंने। ना जाने कब भगवान मेरी बात सुनेंगे। विक्रम आंखें बंद कर बड़बड़ाते हुए बोले जा रहा था। ऋषभ ने आंखें खोली और उसकी ओर देखा तो विक्रम उसकी ओर पीठ किए हुए धीरे धीरे बड़बड़े जा रहा था। अपनी दुखी लाइफ की कंप्लेंट भगवान से किया जा रहा था। उसका यह नाटक देख ऋषभ ने मुस्कुरा दिया और ना में अपना सर हिला कर अपनी आंखें बंद कर ली। आधी रात श्वेता सो ही रही थी कि उसे नींद में अपने पुरानी यादें सताने लगी। हर रात जो उसकी चीज थी वह खुद उसके कानों में सुनाई देने लगी, जिससे वह घबराकर उठ गई।
उसका चेहरा पसीने से भीग था, खुद से आंसू बह रहे थे और वह बुरी तरह हांफ रही थी। उसने आसपास देखा तो अपने बगल में सोते श्वेत और स्वाति को देखा। उन दोनों को देखते ही उसने झट से अपने मुंह पर हाथ रख लिया, जिससे कि उसकी सिसकियां उन दोनों में से कोई सुन ना पाए और वह दोनों जग ना जाए। श्वेता हड़बड़ाते हुए बेड से उतरी और कमरे से बाहर चली गई। वह यहाँ वहाँ देखते हुए, वह घबराते हुए यहाँ वहाँ देख चले जा रही थी और फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर के एक बालकनी में जा बैठी। वह दीवार के पीछे छुप खुद में समेटे अपने पैरों को कसकर अपने हाथों से जकड़ रो रही थी। उसे अपनी बीती जिंदगी, अभिनव से दोबारा मिलन, उसकी बातें, कोलकाता में हुए उसकी मुलाकात, दोस्ती, प्यार और श्वेत का जन्म, सब कुछ याद आ रहा था। वो बार बार ना में सर हिलाकर बोली, नहीं नहीं नहीं, भले ही अभिनव मजबूर थे, वह नहीं आ पाए कोलकाता, भले ही वह मुझे आज भी प्यार करते हैं, पर अब मैं उनकी नहीं हो सकती, मैं नहीं हो सकती। वह भले कहते हैं कि मुझे प्यार करते हैं, पर जब जब उन्हें पता चलेगा कि ना जाने कितने हाथों ने मुझे छुआ है, न जाने कितने मर्दों ने मेरे साथ रातें गुजारी हैं, तो प्यार करना तो छोड़ो, मुझे छूने में भी उन्हें छिन्न आएगी। मैं भले उनका जाना अब तक नहीं भूली, पर मैं उनकी आंखों में अपने लिए हूँ गंदे भाव नहीं देख पाऊंगी। तुम आज भी मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र हो, श्वेता। ये आवाज सुनकर श्वेता ने पीछे मुड़कर देखा तो अभिनव आंखों में आंसू लिए खड़ा था। उसे देखकर श्वेता खड़ी हो गई। कुछ देर पहले अभिनव और रोहित रूही नीचे गार्डन में खड़े थे। रूही ने कहा, भाई प्लीज, मैं आपसे कह रही हूँ, आज रहने दीजिए, हम कल बात करते हैं ना। नहीं रूही, मैं आज ही श्वेता से बात करूंगा। बिना उससे बात किए मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। तू यहीं रुक कर मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी आता हूँ। पर भाई, हम मेट्रो से भी तो जा सकते हैं ना, रूही ने कहा। तो अभिनव मना करते हुए बोला, नहीं, कोई अगर मुझे देख लेगा तो मुझे फिर श्वेता से मिलने नहीं देगा और मैं उससे मिलकर रहूंगा। इतना बोलकर अभिनव पाइप की ओर बढ़ गया और उसी के सहारे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर चला गया। रूही उसे जाते हुए देख रही थी। 5 मिनट बाद उसने खुद से कहा, मैं यहाँ खड़े खड़े क्या करूंगी? एक काम करती हूँ, मैं भी भाई के पीछे ही जाती हूँ। हो सकता है कि उन्हें मेरी मदद हो। इतना बोलकर वह भी पाइप की ओर बढ़ गई और धीरे धीरे उसे पर चढ़ाई करने लगी। वह पहुंचने ही वाली थी कि उसका पैर अचानक से फिसल गया, पर जमीन पर गिरने से पहले ही किसी मजबूत हाथों ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। डर से रूही ने आंखें बंद कर ली थी, पर जब उसने यह महसूस किया कि वह जमीन पर नहीं है, तो उसने आंखें खोलीं। उसके सामने रोहित का परेशान, हल्का घबराया हुआ चेहरा था। रोहित उसे थोड़े डांटते हुए बोला, क्या कर रही हो? ये पाइप से चढ़कर कहाँ जा रही थी? और तुम्हें पाइप पर चढ़ने की जरूरत क्या थी? मैन डोर नहीं है क्या घर में? अगर गिर जाती तो? अगर चोट लग जाती तो? तुम कर क्या रही हो यहाँ पर? रोहित एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहा था। रूही उससे बोली, मुझे नीचे उतारो। इतना बोलकर वह अपने पैरों को हिलाने लगी नीचे उतरने के लिए, तो रोहित की पकड़ और कस गई और वह उसे अपने और करीब करते हुए बोला, पहले जवाब दो। हार मानकर रूही ने कहा, मैं यहाँ भाई के साथ आई हूँ। भाई को श्वेता से मिलना था,
इसलिए वह यहाँ पर आए हैं। वह ऊपर चले गए और मुझे वेट करने के लिए कहा, पर मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ, इसलिए ही चल रही थी। अब मैंने सारे सवाल का जवाब दिया, अब मुझे नीचे उतारो, तो रोहित ने उसे नीचे उतार दिया। थैंक यू, मुझे गिरने से बचाने के लिए, रूही ने ठंडे लहजे में कहा और मुड़कर जाने लगी। तो रोहित उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, रूही, जब से हम मिले हैं, हमें बात करने का एक भी मौका नहीं मिला है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। रूही ने कसकर अपनी आंखें बंद की और 2 पल बाद आंखें खोलकर मुड़कर उसे देखा। उसने उसके हाथ से अपना हाथ अलग किया और बोली, रोहित, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच बात करने के लिए कुछ है, और अगली बार मुझे इस तरह से पकड़ना नहीं। इतना बोलकर वह फिर जाने लगी। तो रोहित उसके सामने आकर बोला, देखो, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, बहुत ज्यादा, और मैं भी अपनी गलती मानता हूं। मुझे बचपन में तुमसे वह नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी। मुझे लगता था कि अगर मैं तुमसे दूर रहूंगा तो मेरे दोस्त भी तुमसे दूर रहेंगे। बस इसलिए ही करता था। आप मुझे एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं, मिस्टर रोहित? आपको जो लगा, आपने किया। मुझे जो सही लगा, मैंने किया। तो इसमें सॉरी कहने की क्या जरूरत है? हाँ, आपने जो कुछ भी किया, उससे मैंने एक चीज सीख ली, इस दुनिया में तारीफ सिर्फ खूबसूरती की होती है और वैल्यू सिर्फ दिखावे की। मैं वो सब भूल चुकी हूँ। इट्स बेटर कि आप भी मुझे भूल जाओ। तुम भूलने का सिर्फ दिखावा कर रही हो। रूही, जाते हुए रूही का हाथ पकड़कर रोहित ने कहा, फिर उसे अपने करीब लाते हुए बोला, तुम भले ही मुझे मिस्टर रोहित कहकर बुला रही हो, लेकिन मैं आज भी वही रोहित हूँ जिसके साथ रहना तुम्हें अच्छा लगता था। मैं मानता हूँ मैंने गलती की और मैं माफी मांग रहा हूँ। तुम नहीं जानती कि इतने साल रूही रोहित की बात को बीच में रोकते हुए बोली, इतने साल आपने क्या किया, क्या नहीं, मुझे नहीं जानना। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आप भले वो रोहित हो जो बचपन में थे, लेकिन मैं वो रूही नहीं हूँ जो बचपन में थी। वो तो स्टूपिड थी, मोटी थी, जिसके मोटापे पर सब मुझे चिढ़ाते थे, उसे रूही को चिढ़ाते थे। नो, लुक एट मी नाउ। अब मैं वो लड़की हूँ जिसे हर लड़का पाना चाहता है। लेकिन इस रूही को ना आप में इंटरेस्ट है, ना आपकी लाइफ में। इट्स बेटर कि आप मुझसे दूर ही रहो, समझे? इतना कहकर रूही वहां से चली गई और गाड़ी में बैठकर अभिनव के आने का इंतजार करने लगी। वहीं रोहित बस जाते हुए उसे देखता रह गया। उसने सॉरी कह तो दिया था, पर उसका मन हल्का नहीं हुआ। उल्टा रूही की बातें सुनकर उसका मन और भारी हो गया था। वो धीमे कदमों से मेंशन के अंदर चला गया। वहीं दूसरी ओर अभिनव श्वेता को ढूंढते ढूंढते उसे बालकनी तक पहुंच गया था और उसने श्वेता की सारी बातें सुन ली थी। अभिनव को देख श्वेता ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और वहां से जाने लगी। तो अभिनव ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मत जाओ, मत जाओ। मैं एक बार फिर तुम्हें खुद से दूर जाते हुए नहीं देख पाऊंगा। मेरा विश्वास करो, श्वेता। तुम तो अपने अभिनव को जानती हो ना? जानती हो कि तुमसे कितना प्यार करता है। वो कल भी करता था,
आज भी करता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे शरीर को पाने के लिए तुमसे प्यार किया था? हमारे बीच जो भी हुआ था वो हमारा प्यार था ना? मेरा प्यार हवस तो बिल्कुल नहीं थी। क्यों मुझे गलत समझ रही हो? और क्या कहा तुमने अभी कि मैं तुम्हारे लिए गलत सोचूंगा? तुम्हें छूने से भी मुझे कि नहीं की गिन आएगी। अभिनव ने श्वेता के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर कहा, ऐसा मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो मैं तुम्हें सजा क्यों दूंगा? मुझे मिलनी चाहिए। मुझे, जो मैं अपने प्यार को बचा नहीं पाया। मेरा प्यार खुद कुचलता रहा और मुझे खबर तक नहीं थी। और यह भी खबर नहीं थी कि मेरा बेटा यहीं इसी शहर में है। मैं इसी शहर में था पर उसे पहचान ना पाया, ना मिल पाया। मैं अपनी हर गलती को सही करना चाहता हूँ। मुझे तुम जो कहोगी, जो सजा दोगी, मुझे सब मंजूर है। मैं सब मान लूंगा, पर प्लीज, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। श्वेता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। कहते हुए अभिनव श्वेता के सामने घुटनों पर बैठ गया। वह पूरी तरह से टूटकर बिखर गया था। उसकी हालत देख श्वेता का रोना और बढ़ गया। श्वेता रोते हुए बोली, जिससे कभी तुमने प्यार किया था। मैं वह श्वेता नहीं हूं जिससे कभी तुमने प्यार किया था। वह तो उस वक्त मर गई थी जिस वक्त उसे किसी और ने छुआ था। समझ लो, यह श्वेता तो उसे गंदे कपड़े की तरह है जो गंदगी साफ करती है। बस उसकी बात सुनकर अभिनव खड़ा हुआ और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो। तुम्हें अपने लिए बिल्कुल गलत मत समझना। श्वेता, किसी के छू लेने भर से कोई गंदा या पवित्र नहीं हो जाता। मैं जानता हूं, पहले तुम्हारे शरीर को छुआ गया है, पर तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे दिल को आज तक मेरे अलावा कोई नहीं छू पाया है। ये आज भी उतना ही साफ और खूबसूरत है जैसे मैंने पहली बार देखा था। सही कहा तुमने, श्वेता आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी पहले थी। इसलिए तो तुम फिर से उसकी जिंदगी में वापस आना चाहते हो, पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस बार तुम श्वेता के पास भी नहीं आ पाओगे। कहते हुए स्वाति उन दोनों के पास आई और श्वेता का हाथ पकड़कर उसे अभिनव से दूर कर खुद अभिनव के सामने खड़ी हो गई। स्वाति को वहां देखकर दोनों चौंक गए। अभिनव कुछ कहना चाहता था, पर स्वाति ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मिस्टर अभिनव। तुम्हें जो कहना था तुम कह चुके। तुम्हें क्या लगा मेरी बहन को कमजोर समझकर तुम उसके पास आओगे और वह पिघल जाएगी? नहीं, मैं उसे कमजोर पड़ने नहीं दूंगी। इस बार वैसा कुछ नहीं होगा जो पहले हुआ था। इसलिए बेहतर यही है कि तुम दूर रहो उससे और यहां से चले जाओ। स्वाति श्वेता को लेकर वहां से जाने लगी तो अभिनव पीछे से बोला, स्वाति, तुम्हारा गुस्सा जायज है, तुम्हारी नफरत जायज है, पर मेरा प्यार भी जायज है, मेरी तड़प भी जायज है। श्वेता इस दुनिया में नहीं थी, ये सोच सोच कर ही मैं जीते जी मरता रहा। उसे दूर ले जाना है, ले जाओ, पर एक बात हमेशा याद रखना, मैं हमेशा उसके पीछे ही मिलूंगा। मैं श्वेता को एक बार खो चुका हूं, उसे फिर नहीं खोने वाला। अभिनव की बात सुनकर स्वाति और श्वेता दोनों ने मुड़कर उसे देखा। जहां श्वेता की आंखों में आंसू थे, वहीं स्वाति की
आंखों में गुस्सा था। वे दोनों बिना कुछ बोले वहां से चली गईं और अभिनव उन दोनों को तब तक जाते हुए देखता रहा जब तक वे अपने कमरे में नहीं चली गईं। इसके बाद अभिनव भी उसी रास्ते से चला गया जिस रास्ते से वह आया था। गाड़ी के पास पहुंचा और पैसेंजर सीट पर बैठ गया। ड्राइविंग सीट पर बैठी रूही ने जब उसकी आंखें लाल देखी तो उसने धीरे से पूछा, बात हुई आपकी? अभिनव ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बस आंखें बंद कर अपना सिर सीट से टिकाकर धीरे से बोला, घर चलो। रूही ने उसकी भारी आवाज सुनकर आगे कोई सवाल नहीं किया और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से चली गई। शिविका का कमरा हार्दिक के कमरे के बाहर खड़ा था। उसे शिविका से बात करनी थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था और बिना बात किए उसे चैन नहीं मिल रहा था। इसलिए भले ही इतनी रात हो गई थी, फिर भी वह शिविका से बात करने वहां पहुंचा। अब उसके कमरे में जाने में उसे थोड़ी झिझक हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे को खटखटाया। हाथ लगाते ही दरवाजा खुल गया। हार्दिक की भौहें तन गईं। उसने खुद से कहा, यह लड़की दरवाजा खोलकर सो रही है। उसने शिविका का नाम पुकारा, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने कमरे के अंदर झांका, लेकिन शिविका वहां नहीं थी। वह कमरे के अंदर गया, वॉशरूम में देखा, लेकिन शिविका पूरे कमरे में कहीं नहीं थी। वह खुद से बोला, इतनी रात को यह लड़की गई कहाँ? वह कमरे से बाहर जा ही रहा था कि उसकी नजर टेबल पर रखी एक मेडिसिन बॉक्स पर गई। उसने वह बोतल उठाई और देखा कि वह स्लीपिंग पिल्स थी। हार्दिक ने हैरानी से कहा, स्लीपिंग पिल्स? यह शिविका के कमरे में क्या कर रही है? क्या वह यह दवाइयां लेती है? तभी उसे याद आया कि कैसे राखी की मौत के बाद उसे भी दवाइयां लेनी पड़ी थी, क्योंकि उसे नींद नहीं आती थी। वह डिप्रेशन में चला गया था। हार्दिक ने वह बोतल कसकर पकड़ी और शिविका के बारे में सोचने लगा। फिर कुछ सोचकर वह ऊपर टेरेस की ओर बढ़ गया। वहां जाकर देखा तो शिविका एक कोने में खड़ी थी, मुंडेर पर बैठी दीवार से पीठ टिकाए आसमान को देख रही थी। हार्दिक ने पीछे खड़े होकर कहा, तुम्हें रातों को नींद नहीं आती है क्या? जो कभी नीचे गार्डन में तो कभी ऊपर टेरेस पर मिलती हो। शिविका ने मुड़कर उसे देखा, पर कुछ जवाब नहीं दिया और वापस आसमान की ओर देखने लगी। हार्दिक ने स्लीपिंग पिल्स की बोतल उसकी आंखों के सामने करते हुए कहा, नींद नहीं आती है, तभी तो तुम्हें सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स की जरूरत होती है। हार्दिक के हाथ में अपनी स्लीपिंग पिल्स की दवा देखकर शिविका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने तुरंत उसके हाथ से वह दवा ली और बोली, तुम मेरे कमरे में क्यों गए थे? और बिना पूछे मेरे सामान को हाथ कैसे लगाया? हार्दिक ने कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। यह स्लीपिंग पिल्स तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? तुम्हें इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है? शिविका ने जवाब दिया, मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं देना है, हार्दिक। और तुम जानकर क्या करोगे? हंसोगे मुझ पर? वैसे तुम मेरे कमरे में क्यों गए थे? मेरा मजाक बनाने, सिंपैथी दिखाने आए हो मेरे पास, यह सोचकर कि जिस लड़के से मैं प्यार करती थी उसने मुझे छोड़ दिया और जिस लड़के से मैं शादी करने वाली थी वह किसी और के लिए मुझे छोड़ गया। बहुत तरस आ रहा है मेरी सिचुएशन पर। तो मिस्टर हार्दिक, याद रखना, अभिनव इस दुनिया का आखिरी लड़का नहीं है। इस दुनिया में और
भी हैं। और आइंदा ना मेरे कमरे में आना और ना ही मेरी चीजों को हाथ लगाना। शिविका अपनी बात कहकर वहां से जाने लगी, पर हार्दिक ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और बोला, तुमने इतनी बातें कहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये स्लीपिंग पिल्स क्यों लेती हो? क्या तुम डिप्रेशन में हो? हार्दिक ने यह सवाल बड़ी मुश्किल से पूछा था। उसकी आवाज धीमी पड़ गई थी क्योंकि वह जानता था कि डिप्रेशन में जाने के बाद क्या हालात होते हैं। और वह यह सोच भी नहीं सकता था कि शिविका डिप्रेशन में हो। लेकिन शिविका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ मैं डिप्रेशन में थी, इसलिए स्लीपिंग पिल्स लेती हूँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती। तुम्हारी बातों ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह टूट गई थी। क्या मेरी गलती थी कि मैंने तुमसे प्यार किया? यह कहते हुए शिविका की आंखों में नमी आ गई। हार्दिक ने उसे डरानी से देखा और उसके चेहरे को अपने हाथ से पकड़कर बोला, शिविका, तुमने ड्रिंक किया है? शिविका की आंखें हल्की लाल थीं, उसकी जुबान हल्की लड़खड़ा रही थी और उसके मुंह से शराब की महक आ रही थी। हार्दिक को अपना जवाब मिल गया था। उसने पूछा, तुमने शराब क्यों पी? शिविका ने अपने गाल से उसका हाथ हटाते हुए कहा, क्यों ना पीऊं? मुझे बुरा लग रहा है अभिनव के लिए, श्वेता के लिए। समझ में नहीं आता इस दुनिया में किसी को उसका प्यार क्यों नहीं मिलता। अगर प्यार पाना मुश्किल है, तो भगवान ने प्यार बनाया ही क्यों? तुम अपना प्यार नहीं पा सके, तुमने राखी को खो दिया। मैं अपना प्यार नहीं पा सकी क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे। अभिनव ने अपना प्यार खो दिया क्योंकि वह सोचता था कि श्वेता मर गई है। श्वेता ने अपना प्यार खो दिया क्योंकि उसे लगता था कि अभिनव ने उसे धोखा दिया। सोचो, अगर राखी को कुछ ना हुआ होता तो वह तुम्हारे पास होती और तुम खुश होते। अगर अभिनव को वक्त रहते सब पता चल जाता तो वह श्वेता को बचा लेता। पर मेरा क्या? अगर राखी जिंदा होती तो भी मेरा दिल तो टूटता ही ना। हाँ, थोड़ा कम टूटता क्योंकि तब मैं तुम्हें बताती नहीं थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस चुपके चुपके तुम्हें प्यार करती रहती। और अगर मैं तुम्हें बताती नहीं तो तुम मेरा दिल नहीं तोड़ते और फिर मैं डिप्रेशन में नहीं जाती। तुम पूछ रहे थे ना मैं क्यों डिप्रेशन में चली गई। तुम्हारी बातें ना मुझे आज रात सुनाई देने लगी थी। मेरा दिल टूटा था, मैं सो नहीं पाती थी, इसलिए मैंने नींद की गोलियां लेना शुरू कर दी। शिविका नशे की हालत में बोले जा रही थी और हार्दिक हल्की नम आंखों से उसकी बातें सुन रहा था। उसने महसूस किया कि उसने शिविका का दिल कितना दुखाया था। वह जानता था कि उसकी वजह से शिविका कितनी तकलीफ में है। शिविका ने हार्दिक के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामा और उसके चेहरे के करीब आकर कहा, क्या गलती थी मेरी हार्दिक? जब मैंने तुम्हें देखा था तो मैं तुमसे प्यार करने लगी। पहले मैं बस तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो प्यार में बदल गया। पर मैं तुम्हारे पास नहीं आई, मुझे पता था तुम राखी से प्यार करते हो। इसलिए मैंने अपने दिल को संभाल संभाल कर रखा था। पर फिर राखी चली गई और तुम डिप्रेशन में चले गए। मुझे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती थी हार्दिक, बहुत बुरा लगता था। इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहने लगी, तुम्हें संभालने लगी। और कब मेरे दिल की बात मेरे होठों पर आ गई, मुझे पता ही नहीं चला।
जब तुमने यह जान लिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो तुम मुझसे दूर हो गए। पर मैं फिर भी तुम्हें छोड़कर नहीं गई। मुझे हमेशा डर लगता था कि अगर मैं भी चली गई तो तुम्हें कौन संभालेगा। लेकिन तुमने मुझे इतना दूर कर दिया कि मैं खुद ही तुमसे दूर चली गई। हार्दिक, क्या कमी है मुझ में? मैंने तो बस अपने लिए एक छोटी सी जगह मांगी थी। तुम्हें कभी नहीं कहा कि राखी को भूल जाओ। मुझे पता है, वह तुम्हारा प्यार थी। कहते हुए शिविका ने हार्दिक के दिल पर अपनी उंगली रखी और बोली, यहाँ इस दिल में राखी हमेशा रहेगी। मुझे पता है और मैं मानती भी हूँ। मैंने तो बस अपने लिए छोटी सी जगह मांगी थी। लेकिन तुमने तो मुझे अपने दिल से पूरी तरह निकाल दिया। मैं तुम्हारा प्यार बनना चाहती थी, पर तुमने दोस्ती भी तोड़ दी और बात करना छोड़ दिया। मैं बेचैन होती चली गई। कोसती हूँ उस दिन को जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। काश मैंने वह नहीं कहा होता। अचानक से शिविका के शब्द उसके गले में ही रह गए, क्योंकि हार्दिक ने उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे चुप करवा दिया। हार्दिक के ऐसा करते ही शिविका ने अपनी आंखें बंद कर ली। हार्दिक अपनी नम आंखों के साथ उसे उसे किस कर रहा था। कुछ देर बाद हार्दिक उससे अलग हुआ। शिविका ने अपनी आंखें खोलीं और उसे देखने लगी। हार्दिक ने उसकी दोनों हथेलियों को अपने हाथों में पकड़ा और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाकर बोला, तुम जानना चाहती हो मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया? शिविका ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। हार्दिक ने कहा, क्योंकि मैं डर गया था। मैं डर गया था, शिविका, कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मैंने जिसे प्यार किया सब चले गए। मान पापा से प्यार किया, वो चले गए। सोचा चाचू मेरे साथ रहेंगे, पर उन्होंने भी धोखा दे दिया। राखी मेरी जिंदगी में आई, मेरा प्यार बनी। सोचा कोई तो है, पर वह भी मुझे छोड़ गई। उसके जाने का गम मेरे दिल में हमेशा रहेगा। उसके बाद तुमने साथ दिया, और सच कहूं, तुम्हारा साथ अच्छा लगने लगा। तुम मेरे साथ रही, मुझसे बातें करती थी, और मैं तुमसे हर बार राखी के बारे में बात करता था, बिना जाने कि तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार है। पर जब पता चला कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो मैं खुद को गिल्टी महसूस करने लगा। यह सोचकर कि उस वक्त तुम्हें कितना दुख होता होगा, जब जिससे तुम प्यार करती हो वह किसी और के बारे में तुमसे बात करता हो। वही पुराना डर मेरे मन में बैठ गया कि अगर तुम मेरी जिंदगी में आई और मैंने तुमसे प्यार किया तो तुम भी दूर चली जाओगी। यही वजह थी जो मैं तुमसे दूर रहता था, तुम्हें खुद के करीब नहीं आने देता था। हर बार तुमसे बेरुखी से बात करता था कि तुम खुद दूर चली जाओगी, पर तुम बहुत जिद्दी थी। शिविका कभी गई नहीं इतने सालों में, और यही बात मुझे और तुम्हारी ओर अट्रैक्ट करने लगी। मेरे मन में उम्मीद जगने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, शिविका मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। पर ना जाने कैसे होली वाले दिन मैंने गलती कर दी। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मैं खुद को अंदर ही अंदर कोसने लगा, और कब बात इतनी बड़ी हो गई और तुम मुझसे दूर चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। महीनों तक मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या जगह है। हर दिन तुम्हें फोन करने की कोशिश करता था, पर ना फोन करने की
हिम्मत कर पाता था और ना ही मेरा इंतजार खत्म होता था। और जब तुम वापस आई तो शादी की खबर के साथ आई। शिविका हार्दिक की हर एक बात सुन उसे लाल आंखों से देख रही थी। हार्दिक ने शिविका के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, जब सुना कि तुम शादी कर रही हो तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल निकाल लिया हो, और जब मैंने तुम्हारी और शिवाय की बात सुनी तब तो जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन प्रवीण के समझाने पर मैंने तय किया कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी के जो भी हिसाब है और मेरा जो भी बदला है उसे पूरा करूंगा और राखी को इंसाफ दिलाऊंगा। उसके बाद मैं अपने प्यार के लिए कोशिश करूंगा। हाँ शिविका, मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। मैं यह नहीं कहता कि तुम मुझे इसलिए माफ कर दो। तुम जो भी सजा देना चाहो मुझे मंजूर है, पर मुझसे दूर मत जाओ। मैंने बहुत बार अपनों को खोया है शिविका, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मेरी नादानी की सजा ये मत देना। हार्दिक की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह ही शिविका जो अब तक उसकी बातें सुन रही थी, उसे अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे उसे उल्टी हो रही हो। अगले ही पल उसने हार्दिक की शर्ट पर उल्टी भी कर दी। शिविका, हार्दिक ने अपनी शर्ट को देखा जिसे शिविका ने गंदा कर दिया था, और फिर शिविका को जो अब बद खुली आंखों से देख रही थी। तक शराब का नशा उस पर पूरी तरह चढ़ गया था। हार्दिक ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाया और उसे उसके कमरे में ले गया। हार्दिक ने शिविका का चेहरा धोने के लिए उसे वॉशरूम में ले गया और उसका चेहरा धोया। उसके बाद उसने शिविका को सोफे पर बिठाया और खुद वॉशरूम में चला गया। उसने अपनी शर्ट निकालकर वही साइड में रख दी और पानी से अपने आप को साफ किया। फिर वह बिना शर्ट के ही कमरे में वापस आया तो देखा शिविका वहीं सोफे पर बैठे बैठे सो गई थी। हार्दिक ने धीरे से शिविका को दोबारा अपनी बाहों में उठाया और उसे बेड पर सुला दिया। वह अभी भी शिविका के ऊपर झुका हुआ था। उसने शिविका के चेहरे पर आए बालों को हटाकर कान के पीछे किया और कहा, मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी बात सुनी या नहीं सुनी। मुझे यह भी नहीं पता कि तुम्हें यह सब कल याद होगा या नहीं, पर मैंने जो भी कहा सब सच कहा है। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हारे लिए अगर मुझे इंतजार करना पड़े तो मैं पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। बस यूं ही मेरी नजरों के सामने रहना। हार्दिक ने धीरे से शिविका के माथे को चूमा और जैसे ही दूर होने लगा, शिविका ने उसके हाथों को पकड़ लिया, जिससे हार्दिक लड़खड़ा गया और शिविका के बगल में गिर गया। शिविका नशे में और नींद में ही उसे पकड़कर उसके सीने पर अपना सिर रखकर सो गई। हार्दिक ने कहा, शिविका दूर हटो, लेकिन शिविका ने उसकी पकड़ और मजबूत करते हुए गहरी नींद में कहा, हार्दिक तुम मुझे खुद से दूर मत करो, बहुत प्यार करती हूं मैं तुमसे। उसकी यह बात सुन हार्दिक के हाथ रुक गए। उसने एक बार फिर उसके माथे को चूमा और कहा, नहीं, अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। उसने भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अगली सुबह जब शिविका की नींद खुली तो उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपना सिर पकड़ने के लिए हाथों को अपने सिर के पास ले जाना चाहा, पर तभी उसे किसी की पकड़ अपने हाथों और कमर पर महसूस हुई। उसे यह भी महसूस हुआ कि उसका सिर किसी के सीने पर था। यह देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने
चेहरा उठाकर देखा तो उसकी आंखों के सामने हार्दिक का सुकून से सोता हुआ चेहरा था। हार्दिक को अपने इतने पास देखकर एक पल के लिए शिविका को लगा कि यह कोई प्यारा सा सपना है और उसके होठों पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। शिविका ने प्यार से हार्दिक का चेहरा छूने के लिए अपने हाथों को बढ़ाया ना चाहा, पर एक बार फिर हार्दिक के हाथों की पकड़ ने उसके हाथों को रोक दिया और इसी के साथ शिविका के होश आए तो उसने खुद को हार्दिक की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, जिससे हार्दिक की नींद टूट गई। हार्दिक ने अपनी आंखें खोलकर शिविका को अपनी पकड़ से आजाद होने की कोशिश करते देखा तो उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। शिविका उससे अलग होकर बैठी और एक कोने में पड़े अपने दुपट्टे को उठाकर ओढ़ लिया। जब वह बेड से उतरकर जाने लगी तो हार्दिक ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। शिविका जो उसकी ओर पीठ किए खड़ी थी, उसने बिना मुड़े कहा, तुमसे प्यार करने से भी पहले तुम पर भरोसा था और वह भरोसा प्यार ना होने के बाद अब भी है। मुझे यकीन है कि तुम किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं करोगे। इतना कहकर उसने अपना हाथ छुड़ाया और जाने लगी। हार्दिक ने एक बार फिर उसके सामने आकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, प्यार था क्या मतलब? वह अब नहीं है। उसका सवाल सुन शिविका उसकी ओर मुड़ी, पर उसने जब हार्दिक के बिना शर्ट के शरीर को देखा तो उसने अपनी नजरें फेर लीं। हार्दिक जो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, उसे ऐसा करता देख मुस्कुरा उठा। तभी शिविका के कमरे का दरवाजा खुला और दोनों ने हैरानी से दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर प्रफुल्ल हैरानी से उन्हें देख रहे थे, खासकर हार्दिक को जो बिना शर्ट के खड़ा था। यहाँ क्यों हो रहा है? प्रफुल्ल ने पूछा। शिविका ने धीरे से कहा, पापा। हार्दिक कुछ कहने ही वाला था कि प्रफुल्ल ने उसे हाथ दिखाते हुए बोले, मैं तुमसे नहीं, अपनी बेटी से पूछ रहा हूँ। शिविका, यह क्या हो रहा है? हार्दिक, तुम्हारे कपड़े इस हालत में क्यों हैं? शिविका ने कहा, आपने कहा था कि आप इस लड़की से प्यार करते हो और मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी खामोशी का फायदा उठाओगी। कहते हुए प्रफुल्ल ने गुस्से से अपना हाथ उठा लिया। थप्पड़ के डर से शिविका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अगले ही पल कमरे में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई, पर शिविका को जब अपने गालों पर थप्पड़ का एहसास नहीं हुआ तो उसने आंखें खोली। उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने हार्दिक की पीठ थी। हार्दिक, कहते हुए शिविका ने हार्दिक के कंधों को पकड़ लिया। प्रफुल्ल अभी भी गुस्से में थे और हार्दिक को घूर रहे थे। हार्दिक ने कहा, आपको जितने भी थप्पड़ मारने हैं, आप मुझे मार लो, अंकल। पर शिविका को नहीं। उसने कुछ गलत नहीं किया और ना ही मैंने। कल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उसे कमरे में ले आया था। इसने मेरी शर्ट पर उल्टी कर दी थी, इसलिए मेरी शर्ट वॉशरूम में है। प्रफुल्ल ने पूछा, तो क्या रात भर तुम यहाँ इसके साथ नहीं थे? उसका सवाल सुन शिविका की नजरें झुक गईं, पर हार्दिक प्रफुल्ल की आंखों में देखता रहा। उसने कहा, साथ रहने का मतलब यह नहीं कि हमारे बीच कुछ हुआ हो। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, पर अपनी बेटी पर तो होगा ना? वह आपकी परवरिश है, वह कभी कुछ गलत नहीं करेगी। और रही बात मेरी, तो अगर मुझे शिविका को गलत तरीके से छूना होता तो मैं कब का कर चुका होता।
मैं मैंशन में सबके बीच होने का इंतजार नहीं करता। कॉलेज के वक्त से यह मेरे साथ है, पर मैंने कभी उसे गलत तरीके से छुआ तक नहीं। अगर फिर भी आपको इस बात पर यकीन नहीं होता, तो आपकी सजा को मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन शिविका को बिना किसी गलती के सजा मत देना। प्रफुल्ल ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुझे मेरी बेटी से बात करनी है। तुम जाओ यहाँ से। हार्दिक ने एक नज़र शिविका को देखा और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद शिविका अपनी घबराई नजरों से प्रफुल्ल को देखने लगी। प्रफुल्ल ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया तो शिविका चुपचाप सोफे पर बैठ गई। प्रफुल्ल उसके पास बैठा और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से बोला, मेरी बेटी मुझसे घबरा गई। इस पर शिविका की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने रुंधे गले से कहा, सॉरी पापा। प्रफुल्ल ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी क्यों कह रही हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया और मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए शिविका के गाल पर हाथ रखा तो शिविका थोड़ी कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगी। प्रफुल्ल ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? सोच रही हो कि जब मुझे तुम पर भरोसा है तो मैंने तुम पर हाथ क्यों उठाया? शिविका ने सिर हिलाया, जवाब जानना चाहती थी। प्रफुल्ल बोले, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि जिस बेटी पर मैंने कभी हाथ नहीं उठाया, क्या वह भी मेरी तरह मजबूत है? क्या वह भी हर मुश्किल को अपने ऊपर लेगी? हाँ, मुझे यकीन हो गया कि तुम पर कोई आंच नहीं आने देगी। पर पापा, उसने मुझे दर्द दिया है। उसने आपकी बेटी को तोड़ा है इतना कि मैं डिप्रेशन में चली गई, और फिर भी आप उसे पर भरोसा कर रहे हैं? शिविका ने रोते हुए और कंफ्यूज लहजे में कहा। शिविका का सवाल सुनकर प्रफुल्ल थोड़ी देर के लिए खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, मुझे कल रात फोन आया था किसी काम के सिलसिले में। मुझे अर्जेंट वापस गुजरात जाना पड़ा। सोचा था कल रात ही चला जाऊंगा, लेकिन जब मैं तेरे कमरे में आया तो तुम नहीं थी और वहां पर शराब की महक आ रही थी। मैं समझ गया कि तुमने शराब पी है। जब ढूंढते ढूंढते में टेरेस तक पहुंच गया, तब मैंने वहां तुम्हें और हार्दिक को देखा। तुम्हारी और उसकी बातें सुनी। तुम शायद नशे में थी, शायद तुम्हें उसकी बातें याद नहीं, पर मैंने सुनी। वह तुमसे प्यार करता है, शिविका। बस उसका डर था जो उसे रोक रहा था, और उसने उस डर को खत्म कर लिया है। उसके बारे में जितना भी सुना है, तेरे मुंह से ही सुना है और शिवाय के मुंह से। जितना मैंने उसके बारे में जाना है, उतना तो मैं समझ गया कि हार्दिक बहुत अच्छा लड़का है। अगर वह किसी का साथ निभाने का सोच लेता है, तो जिंदगी भर निभाएगा। और एक बेटी के बाप को और क्या चाहिए होता है? यही ना कि वह जिसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे रहा है, वह उसे कभी ना छोड़े। पर पापा, उसने मुझे दर्द दिया है। उसने आपकी बेटी को तोड़ा है इतना कि मैं डिप्रेशन में चली गई, और फिर भी आप उसे भरोसा कर रहे हैं? शिविका ने रोते हुए कहा। देखो शिविका, मैंने देखा है कि हार्दिक ने अपनी गलती समझी है और उसे सुधारने की कोशिश भी की है। हाँ, उसने गलती की है, पर वो एक बहुत भरोसेमंद है। कल रात यहाँ तुम्हारे साथ था। तुम नशे में थी, पर उसने तुम्हें कभी गलत तरीके से नहीं छुआ। अगर उसे तुम्हें गलत तरीके से छूना होता, तो वह पहले ही कर सकता था। लेकिन उसने तुम्हें हमेशा इज्जत दी है। और जो लड़का लड़कियों को इज्जत देना, वैसे लड़के
को कोई भी बाप अपनी बेटी दे दे। शिवाय ने कमरे में आते हुए कहा, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं शिविका। अगर हम पुरानी गलतियों को लेकर बैठे रहेंगे तो जिंदगी कम पड़ जाएगी उन गलतियों की सजा देने के लिए। पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो छोटी सी जिंदगी भी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। हार्दिक ने अपनी गलती मानी है और उसे सुधारने की कोशिश की है। अगर वह तुम्हारे साथ है तो मेरी वह पहले वाली शिविका बन जाएगी। शिविका ने रोते हुए प्रफुल्ल को गले से लगा लिया। प्रफुल्ल ने भी प्यार से उसके माथे को चूमा और बालों को सहलाने लगे। कुछ देर बाद प्रफुल्ल वहां से चले गए। शिवाय भी उठकर जाने लगा तो शिविका ने उसका हाथ पकड़कर वापस उसे सोफे पर बैठाते हुए कहा, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हें भी प्यार हो गया है और तुम्हें भी अपने प्यार का इंतजार है। शिवाय ने नजरें चुराते हुए कहा, क्या बोल रही है तू? शिविका ने उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए कहा, जैसे तुम मेरे भाई हो, मेरे बारे में हर बात जान जाते हो, वैसे ही मैं भी तुम्हारी बहन हूं। मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में वह एहसास जब तुम स्वाति को देखते हो। कल जब तुम स्वाति से जी हक से बात कर रहे थे, मैं समझ गई थी कि तुम उससे प्यार करते हो। पर आज इन आंखों में कुछ खालीपन दिख रहा है। क्या हुआ है? मुझे बताओ। शिविका के जोर देने पर शिवाय ने उसे स्वाति और उसकी सारी बातें बताईं। सारी बात सुनकर शिविका ने कहा, एक तरह से देखा जाए तो वह गलत नहीं है शिवाय। शिवाय ने उसे देखा और अपनी बात को समझने का इंतजार करने लगा कि कैसे स्वाति गलत नहीं है। उसने कभी स्वाति को गलत तरीके से नहीं छुआ, तो कैसे वह यह कह सकती है कि वह बस उसका शरीर पाना चाहता है? शिवाय की आंखों में सवाल देख शिविका ने उसे समझाते हुए कहा, देखो शिवाय, स्वाति और श्वेता दोनों की ही जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। स्वाति ने अपने सामने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते देखा। उसने देखा कि कैसे उसकी बहन ने एक लड़के से प्यार किया, वह लड़का उसे छोड़कर चला गया। वह भी प्रेग्नेंट होकर मजबूरी में एक ऐसे लड़के से शादी कर ली जिसने उसकी जिंदगी पर बर्बाद कर दी। मुंबई जैसे शहर में अकेले स्वाति श्वेत को पाल रही थी बिना किसी की मदद के, तो सोचो उसने किन मुश्किलों का सामना किया होगा। वही श्वेता भी, वह तो जिस हाल में रही, उस माहौल में रहने के बाद कोई लड़की कभी भी प्यार को मौका दे ही नहीं पाएगी। पर मेरे ख्याल से श्वेता को मौका दे देना चाहिए अगर अभिनव उससे सच्चा प्यार करता है तो। और रही स्वाति की बात, तो स्वाति के मन में यह बात बैठ गई है कि लड़के सिर्फ धोखा देते हैं। तो तुम्हें और अभिनव दोनों को ही स्वाति और श्वेता को यह यकीन दिलाना होगा कि तुम दोनों कभी साथ नहीं छोड़ोगे। शिवाय, जो शिविका की बात बड़ी गौर से सुन रहा था, उसने बस धीरे से अपना सर हिला दिया और उसकी कही बातों को सोचने लगा। कुछ देर बाद सभी हाल में थे, श्वेता, स्वाति और श्वेत भी। स्वाति ने हाथ जोड़कर सबको देखते हुए कहा, थैंक यू। आप सबको मैं जितना शुक्रिया अदा करूंगी वह कम ही होगा। आप सबने मेरी बहन की और न जाने कितनी लड़कियों की जान बचाई है। मेरी बहन को वापस मेरे पास लेकर आए हैं आप सब। आप सबका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। आलोक ने स्वाति के सर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें हम सबको इस तरह से थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। हम सब
ने कोई अलग काम नहीं किया है। जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है। इसलिए अब पुरानी बातों को भूल जाओ। तुम्हारी बहन तुम्हें वापस मिली है। तुम्हारा परिवार तुम्हें मिल गया है, इसलिए खुश रहो। और अगर आगे कभी भी कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक तुम यहाँ आ सकती हो। तुम भी हमारी बेटी की ही तरह हो। स्वाति आलोक की बात सुन मुस्कुराती श्वेता अनोखी के पास आई और उसके दोनों हथेलियां पकड़कर बोली, तुम मेरे लिए भगवान की भेजे किसी फरिश्ते की तरह ही हो अनोखी। तुम मेरी जिंदगी में आई और मुझे तुमने उसे नर्क से बाहर निकाल दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बहन से या अपने बेटे से इस जिंदगी में दोबारा मिल पाऊंगी, पर तुम्हारे आने से मेरी यह इच्छा हकीकत में बदलकर मेरे सामने खड़ी हो गई है। थैंक यू सो मच। आप ऐसा क्यों कह रही हैं स्वाति दीदी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उल्टा, अगर आप नहीं होती, आप सब वहां नहीं होते, तो न जाने मेरा क्या होता। आप सबकी मदद से ही तो हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ था ना, इसलिए आप मुझे थैंक यू मत बोलो वरना फिर मैं भी बहुत सारा थैंक यू बोलेगी। अनोखी ने मासूमियत से कहा तो श्वेता मुस्कुरा दी। अनोखी ने एक नज़र स्वाति को देखा और फिर श्वेता का हाथ पकड़कर बोली, मैं एक और बात कहूँ श्वेता दीदी, यह जिंदगी ना बहुत छोटी होती है। इसमें क्या हो जाए ना कभी पता ही नहीं चलता। इसलिए अगर खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं ना, तो दरवाजे को बंद मत रखो। उन बंद दरवाजों को खोल दो। उन खुशियों को अंदर आने दो। अपने प्यार को खो देने का गम, अपने प्यार को ना देखने की तड़प, और वह इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाएगा। यह सोच सोच कर दिल पर क्या बीती है यह मैं जानती हूँ। इसलिए बस यही चाहती हूँ कि आप भी खुश रहो, और अगर कोई आपके जरिए खुश रह रहा है तो उसे भी वह खुशी दे दो। अनोखी की बात सुन सब खामोश हो गए और स्वाति को देखने लगे। अनोखी की नजर भी स्वाति पर ही थी। वही श्वेता नजरें झुकाए उसकी बातें सुन रही थी। स्वाति अब तक खामोश थी। खामोशी से वह भी अनोखी की बातें सुन रही थी। अनोखी की बात खत्म होने के बाद स्वाति हल्का सा मुस्कुराई और अनोखी से बोली, अनोखी, तुम गलत नहीं हो। तुम अपनी जगह सही हो और मैं अपनी जगह। मैं जो सोचती हूँ वह भी गलत नहीं है। तुम्हारे लिए प्यार जिंदगी को आबाद करता है, पर मेरे लिए प्यार जिंदगी को बर्बाद करता है। कहते हुए स्वाति ने एक नज़र शिवाय को देखा जो गहरी नजरों से उसे ही देख रहा था। फिर स्वाति दोबारा अनोखी की ओर देखते हुए बोली, मेरी जिंदगी में प्यार की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है तो सिर्फ मेरी बहन की और मेरे श्वेत की। मेरी बहन ने एक बार प्यार करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और मैं तब कुछ नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार उस बर्बादी के पास तक नहीं आने दूंगी। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस एहसान के बदले अगर तुम जान भी मांगोगी तो दे दूंगी, पर तुम्हारी बात से सहमत होना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इतना बोल स्वाति ने श्वेता का हाथ पकड़ा और श्वेत को लेकर वहां से चली गई। शिविका ने शिवाय की ओर देखा जो जाती हुई श्वेता को देख रहा था। वही विक्रम, रोहित और ऋषभ की नजर भी शिवाय पर ही थी। विक्रम ने नीचे झुककर व्हीलचेयर पर बैठे ऋषभ के कान में धीरे से कहा, यार, यह लड़की तो प्रपोज करने के पहले ही शिवाय को रिजेक्ट करके चली गई। इसे
प्यार का पाठ पढ़ने के लिए तो शिवाय को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। और अगर तूने गॉसिप करना बंद नहीं किया ना, तो तुझे मैं सच में चैन लोहे के चने चबवा दूंगा, ऋषभ ने घूर कर कहा तो विक्रम सीधा खड़ा हो गया। अर्चना ने भी सबसे कहा, अब मुझे और ओमकार को भी चलना चाहिए। अर्चना की बात सुन सब उसे देखने लगे। अनोखी जल्दी से उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, क्यों मम्मा, और आप कहाँ जा रहे हो? घर जा रही हूँ ओमकार के साथ। पर क्यों बेटा, तुम यहाँ की क्यों नहीं रह रही हो? क्या यहाँ तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? दादाजी ने पूछा। तो अर्चना मुस्कुराकर नामे सर हिलाकर बोली, अरे नहीं अंकल, मुझे किस बात की परेशानी होगी? पर यह मेरी बेटी का घर है, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? तभी ऋषभ उसके पास आकर बोला, बेटी के घर ना सही, बेटे के घर रुक जाइए। आप भी तो मेरी मॉम है। इतने साल से आप अपने परिवार से दूर थी, और अब जब साथ रहने का मौका मिल रहा है तो आप बेटी का घर है कहे जा रही हैं। शोभा ने भी अर्चना के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अर्चना, क्या तुम भी पुरानी बातों को और उनके रिवाज को लेकर बैठ गई हो? क्या बेटी, क्या बेटा? अरे देखो इसे, तुम्हारे जाने की बात सुन कैसे मुरझा गई है, और मैं अपनी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देख सकती। फिर इसके लिए चाहे मुझे तुम्हें किडनैप करके इस घर में ही क्यों न रखना पड़े। शोभा की बात सुन सब हंसने लगे। अनोखी का मुरझाया हुआ चेहरा भी खिल उठा। वहीं अजय ने आलोक के कान में धीरे से कहा, वैसे भैया, आपको भाभी से थोड़ा बचकर रहना चाहिए। देखा ना आपने, वह अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी को किडनैप भी करवा सकती है। तो सोचो अगर आपने गलती की तो भाभी गुस्से में क्या कर देंगी आपके साथ। आलोक ने घूर कर उसे देखा। तभी उसके दूसरे बगल में खड़े संजय ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ आलोक, अजय की बात तो सही है और भाभी का ऐसा करना जायज भी है। अब बेटा माफिया है तो माफिया किंग की माँ भी बहुत खतरनाक हो सकती है ना।